गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज सुरेंद्र शर्मा। अपनी पिछली वीडियो में हमने यात्रियों के नज़रिए से चैप्टर नंबर 5 में अल्बेरूनी की यात्रा वृतांत के बारे में पढ़ा था। उसके आरंभिक जीवन के बारे में, भारत में वो कब आया, भारत में आने के बाद उसने क्या क्या देखा और क्या क्या अपनी बुक के अंदर लिखा। आज हम बात करेंगे दूसरे यात्री के बारे में जिसका नाम है इब्न बतूता। इब्न बतूता के बारे में हम बात करेंगे। मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी इसमें बताया था कि इब्न बतूता बहुत ही इंटरेस्टिंग करेक्टर था। तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि इब्न बतूता का आरंभिक जीवन कैसा था। क्यों मैंने आपको उस वीडियो में कहा था कि इब्न बतूता बहुत ही इंटरेस्टिंग करेक्टर है। इब्न बतूता का जन्म तंजीर में हुआ, मोरक्को में। यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। मोरक्को जो एक अफ्रीकन कंट्री है, उसके तंजीर शहर में इसका जन्म हुआ। इसने विश्व के बहुत से देशों की यात्राएं की। इसको अलग अलग देशों में यात्रा करने का शौक़ था, इसलिए इसको विश्व यात्री भी कहा जाता है और हठीला यात्री भी कहा जाता है, क्योंकि इसको हठ थी कि जितने से ज़्यादा देशों में घूमा जाए, यात्रा किया जाए, ये यात्रा करेगा। तो इसने अपनी जितनी भी यात्राएं की उन सारी यात्राओं का अपना अनुभव रेहला नाम की पुस्तक में लिखा। दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं, रेहला या रेहला पुस्तक जो अरबी भाषा में है। 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप याद रखोगे कि रेहला पुस्तक अरबी भाषा में है और इब्न बतूता के यात्रा वृतांतों के अनुभवों के आधार पर इसने इब्न जुजाई नाम के व्यक्ति से ये बुक लिखवाई थी। इब्न जुजाई का नाम आप याद रखेंगे 1 नंबर में। बहुत ही शिक्षित फैमिली से था, बहुत अच्छा विद्वान था खुद भी, लेकिन इसकी फैमिली के विपरीत इसने जो ज्ञान प्राप्त किया था वो ज़्यादातर यात्रा अनुभवों के आधार पर प्राप्त किया था, ना कि किताबों के आधार पर। बहुत अच्छा अनुभवी व्यक्ति था ये। भारत में आने से पहले भी ये काफ़ी देशों की यात्राएं कर चुका था। ऐसा नहीं था कि इसने सिर्फ भारत की ही यात्रा की। मैं आपको बता चुका हूँ कि ये विश्व के काफ़ी देशों में घूमा था। तो भारत में आने से पहले ये सीरिया, इराक, फारस, यमन, अमन और पूर्वी अफ्रीका के देशों की यात्रा कर चुका था। कई बार 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि भारत आने से पहले वो निम्नलिखित में से किन किन देशों की यात्रा कर चुका था। MCQ में इसको वो बना सकता है। भारत में इब्न बतूता 1333 ईस्वी में सिंध में पहुंचा। सबसे पहले वो सिंध पहुंचा 1333 ईस्वी में। 1333 से 1342 तक लगभग 12 साल तक वो भारत में रहा। ये आपने ध्यान रखना है कि कितने साल तक वो भारत में रहा। मोहम्मद बिन तुगलक उस समय दिल्ली का सुल्तान था। ये मैंने आपको ब्रीफ जो हमारी वीडियो थी उसमें भी बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये भारत आया था। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से वंश के समय में उसने भारत की यात्रा की, तो तुगलक वंश के समय में यात्रा की और मोहम्मद बिन तुगलक उस समय दिल्ली का सुल्तान था। इब्न बतूता ने ये बात सुनी थी कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो विद्वानों की बहुत इज्जत करता है, विद्वानों के प्रति बहुत दयावान होता है, उनको इनाम देता है। इसलिए उसकी बात को सुनकर ही इब्न बतूता ने भारत की यात्रा का प्लान बनाया था कि उसको लगा कि उसको भारत की यात्रा करनी चाहिए और सुल्तान से मिलना चाहिए। और हुआ भी ऐसा ही। जब वो भारत में आया तो सुल्तान ने उसकी विद्वत्ता से इतना प्रभावित हुआ मोहम्मद बिन तुगलक कि उसको दिल्ली के काजी के पद पर नियुक्त कर दिया और कई सालों तक इब्न बतूता इसी पद पर रहा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कौन सा ऐसा यात्री था जो दिल्ली का काजी रहा। इब्न बतूता ऐसा यात्री था जो दिल्ली का काजी रहा। वैसे कुछ समय के लिए सुल्तान को उसके ऊपर शक हो गया था और उसको जेल में भी डाल दिया गया था, पर गलतफहमी ख़त्म होने के बाद सुल्तान ने उसको छोड़ दिया था। फिर 1342 में सुल्तान ने उसे चीन में अपने दूत के रूप में भेजा और चीन जाने से पहले इब्न बतूता फिर मालाबार तट पे, फिर मालदीव्स में चला गया। मालदीव्स में फिर 18 महीने तक वो काजी के पद पर रहा। फिर श्रीलंका चला गया, श्रीलंका के बाद फिर मालदीव्स, फिर बंगाल और असम में घूमा, सुमात्रा गया। इसके बाद और कई जगह पर घूमने के बाद वो फिर चीन में पहुंचा, क्वांशू प्रांत में वो पहुंचा और चीन से फिर वो वापस भारत नहीं आया। 1347 ईस्वी में वो अपने देश वापस लौट गया मोरक्को में। यानी कि जो उसकी यात्राएं थी वो 1347 ईस्वी में उसने वापस अपने देश जाने की ठान ली और वो वहीं से सीधा मोरक्को की तरफ चला गया। 1 नंबर में ये ज़रूर याद रखना, लास्ट पॉइंट आप देख सकते हो, विश्व यात्री व हठीला यात्री के नाम से भी जाना जाता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि विश्व के काफ़ी देशों की यात्राएं उसने की थी। अभी बात करते हैं इब्न बतूता को भारत कैसा लगा।
उसने अपने नज़रिए से भारत को कैसा देखा। इसमें कई पॉइंट्स रहेंगे आपके जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं। इब्न बतूता के अनुसार यात्रा करना यात्री के लिए बड़ा कठिन होता है। उसको अपनी यात्राओं के दौरान बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक बार अपनी यात्रा के दौरान जो इब्न बतूता है वो काफ़ी बीमार पड़ गया था। तो उसको ये बात महसूस होना शुरू हो गई थी कि अगर वो अपने परिवार के पास होता तो उसका परिवार उसकी देख रेख करता, पर विदेश में तो क्योंकि वो यात्राओं पर था तो उसकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है, इसलिए उसका बड़ा मुश्किल महसूस होना शुरू हो गया था। जब वो भारत पहुंचा तो उसको लगता था कि भारत के लोग जो हैं बाहर से आने वाले लोगों को बड़ी आव भगत करते हैं। तो यहाँ पर जब वो पहुँचा, लेकिन यहाँ पर भी उसके साथ थोड़ा आते ही उल्टा हो गया, वो हम अगली स्लाइड में बात करेंगे। फिलहाल आप बात कीजिए, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसने हमें बताया कि मुल्तान से दिल्ली जाने के लिए 40 दिन लगते थे, सिंध से दिल्ली जाने के 50 दिन लगते थे। ये सारे ना एक एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेता है कई बार कि इब्न बतूता के अनुसार मुल्तान से दिल्ली जाने के लिए कितने दिन का समय लगता था, या सिंध से दिल्ली जाने के कितना समय लगता था, 50 दिन लगते थे। दौलताबाद महाराष्ट्र में है, दौलताबाद से दिल्ली जाने में 40 दिन लगते थे, और ग्वालियर से दिल्ली जाने में 10 दिन का समय लगता था, क्योंकि इस समय पे इतने व्हीकल्स तो थे नहीं। तो इस तरीके से इब्न बतूता ने बताया कि बड़ा कठिन था, पैदल ही यात्रा की जाती थी ज़्यादातर। ये 3 मार्क्स का, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया कि इब्न बतूता को लगता था कि यात्री के लिए यात्रा करना बहुत ही कठिन होता है। इब्न बतूता जब भारत में आया तो उसके कारवां के ऊपर डाकुओं ने हमला कर दिया था। उसकी कारवां के जो काफ़ी यात्री थे वो मारे गए थे। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया था, पर बहुत ज़्यादा घायल हो गया था। उसने अपनी बुक रिहला में भी इस बात का वर्णन किया है कि भारत में डाकुओं द्वारा उनके कारवां पर हमला किया गया, और ज़्यादातर यात्रियों के कारवां के ऊपर हमला होता था। तो उसने लिखा है कि भारत में डाकुओं का हमला बहुत ज़्यादा होता है। एक उसने भारत का जो नज़रिया देखा, उसने नारियल और पान का वर्णन किया है। ये 3 नंबर में क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेता है, या एक में भी पूछ लेता है कि कौन से यात्री ने नारियल और पान का वर्णन किया है। नारियल और पान भारतवासियों के लिए एक आम सी चीज़ है। नारियल जो है काफ़ी आम बात है, यहाँ पर देखे जा सकते हैं दक्षिण की तरफ, और पान जो खाया जाता है पत्ते के अंदर चबा के। लेकिन इब्न बतूता ने इन दोनों चीज़ों का वर्णन अपनी पुस्तक रिहला में किया है। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये दोनों चीज़ें उसके लिए असामान्य थी, और उसको लगता था कि उसकी बुक जो उसके देश के लोग पढ़ेंगे, यानी कि उसके पाठक होंगे उसकी बुक के, उनके लिए भी ये चीज़ नई और असामान्य होगी। इसीलिए उसने अपनी इन दोनों चीज़ों का वर्णन भी रिहला के अंदर किया है। उसने ये वर्णन किया है कि भारत के अंदर एक ऐसा फल उगता है जो आदमी के सर जैसा है, यानी कि उसने नारियल की तुलना आदमी के सर के साथ की है। ये देखने में बिल्कुल आदमी के सर जैसा है, उसके ऊपर बाल हैं, उसकी आंखें जैसी लगती हैं, और वो पेड़ पर लटकता है। ये नारियल के बारे में उसने लिखा है। पान के बारे में उसने लिखा है कि भारत में एक ऐसा पौधा उगता है जिसके पत्ते तोड़कर लोग उसके अंदर सुपारी भर के चबाते हैं, और काफ़ी स्वादिष्ट भी वो लगता है, उसको पान कहा जाता है। तो इसलिए उसने नारियल और पान दोनों चीज़ों का वर्णन अपनी बुक के अंदर किया है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें उसको असामान्य लगी। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, जो 2 या 3 वीडियो हमारे इस चैप्टर की बनी हैं, कि जिस यात्री को उसके नज़रिए से जो बात ठीक लगी उसने लिखी। अब हमें लगता है कि नारियल और पान का वर्णन करने की क्या ज़रूरत थी, ये तो बड़ी आम सी चीज़ है, लेकिन उसको लगा कि उसके पाठकों के लिए ये असामान्य बात है, नई बात है, तो उसने अपनी बुक के अंदर इनका वर्णन किया है। भारतीय शहरों का वर्णन किया है इब्न बतूता ने। ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स में आ जाता है कि भारतीय शहरों की कोई 3 विशेषताएं बताओ जो इब्न बतूता ने बताई हैं। इब्न बतूता के अनुसार भारत में बहुत बड़े बड़े शहर हैं, यहाँ के शहरों में सारे संसाधन उपलब्ध हैं। उसने ये भी लिखा है कि यहाँ के शहरों की जो गलियाँ हैं बड़ी भीड़ भाड़ भरी हैं, और बहुत अच्छा बाज़ार भी है हर एक शहर के अंदर। बाज़ारों के बारे में भी अलग से क्वेश्चन बनता है। लास्ट पॉइंट आप देखिए, इस पर ज़रूर ध्यान दीजिए। उसके अनुसार दिल्ली भारत का सबसे बड़ा शहर था। 1 नंबर में पूछता है कि इब्न बतूता के अनुसार भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा था। दिल्ली था। दिल्ली के बारे में उसने काफ़ी डिटेल में लिखा है कि दिल्ली के अंदर 40 दरवाजे हैं, उसके अंदर जो है प्रहरी खड़े रहते हैं, दिल्ली के अंदर ये है, बाग बगीचे हैं। मतलब दिल्ली का एक बहुत अच्छा खासा वर्णन उसने अपनी पुस्तक रिहला के अंदर किया है। दिल्ली को उसने देहली लिखा है अपनी बुक में, देहली। और उसके अनुसार दिल्ली भारत का उस समय का सबसे बड़ा शहर था। और दूसरे नंबर पर दौलताबाद था महाराष्ट्र में। दौलताबाद भी दिल्ली से थोड़ा ही छोटा था, मतलब उससे कोई ज़्यादा कम नहीं था।
2 शहरों का बहुत ज़्यादा वर्णन उसने किया है। तो भारतीय शहरों का वर्णन पूछ सकता है और 1 नंबर में भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा था उसके अनुसार। अगला पॉइंट आता है भारतीय बाजार। इब्न बतूता ने भारतीय बाज़ारों का भी वर्णन किया है। उसके अनुसार भारत के बाज़ारों में सारी चीज़ें मिलती हैं और बाज़ार सिर्फ आर्थिक केंद्र ही नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ दुकानें हैं और ख़रीदारी की जा सकती है, वो सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र भी थे। उसने ये लिखा है कि हर बाज़ार में एक मंदिर और मस्जिद होता था, जिसमें उन मंदिर और मस्जिदों के आसपास जो नृत्य करने वाले होते थे, डांसर होते थे, सिंगिंग करने वाले होते थे, म्यूजिशियन, जादूगर वगैरह होते थे, वो अपनी परफॉर्मेंस देते रहते थे। और कोई भी अमीर आदमी वहाँ पर जब देखने के लिए आता था तो वो उनको इनाम देकर जाता था। यानी कि वो आर्थिक गतिविधि भी थी, सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र भी वो होते थे। और मंदिर और मस्जिद होता था हर एक शहर में, हर एक बाज़ार में, तो वो धार्मिक केंद्र भी होते थे। उसके अनुसार भारत के जो किसान थे वर्ष में 2 फसलें उगाते थे और भारत की कपास, यहाँ का कपड़ा, यहाँ के मलमल, यहाँ के रेशम की विदेशों में उस समय बहुत ज़्यादा मांग थी, क्योंकि ये क्वालिटी में और देशों से बढ़िया होती थी। उसके बाद बात करते हैं, इब्न बतूता ने भारत की संचार व्यवस्था के बारे में लिखा है। डाक व्यवस्था हम इसको कह सकते हैं। इब्न बतूता ने कहा कि उस समय की भारत की डाक व्यवस्था बहुत ही हाई लेवल की थी। डाक व्यवस्था का मतलब जो राजा होता था, अपने साम्राज्य की दूर दूर की जो खबरें थी अपने गुप्तचरों के द्वारा या किसी भी प्रकार से उसके पास वो संदेश पहुंच जाते थे। उसने लिखा है कि भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था अपनाई जाती थी, एक घुड़सवार डाक व्यवस्था और दूसरी पैदल डाक व्यवस्था। घुड़सवार डाक में क्या होता था, हर 4 मील पर एक एक घुड़सवार खड़े होते थे और उस हर 4 मील पर जो एक चौकी होती थी घुड़सवारों की, उसको उलूक कहा जाता था। ये आपको 1 नंबर में याद रखना है। और पैदल डाक में हर 3 मील पर एक एक व्यक्ति खड़ा होता था, जिसको दवा या दावा कहा जाता था। जो पैदल डाक होती थी उसमें एक व्यक्ति एक हाथ में संदेश जो भी उसके होता था लिखा हुआ, और दूसरे हाथ में एक छड़ी और उसके ऊपर एक घंटी, वो लेके भागता था, जितनी भी अपनी वो कैपेसिटी से भाग सकता था। अगली स्टेशन पर 3 मील पर, जिसको दावा कहा जाता था, जो अगला व्यक्ति खड़ा होता था वो उस घंटे की आवाज़ दूर से ही सुनकर सचेत हो जाता था कि पिछला व्यक्ति आ रहा है, तो वो तुरंत उससे वो संदेश और वो घंटी और वो छड़ी लेकर भागता था अगले स्टेशन तक। इस तरीके से पैदल डाक जाती थी और घुड़सवार जो है वो घोड़े पे से ही डाक को भेजते थे। इब्न बतूता ने ये लिखा है, जैसे पिछली एक स्लाइड में हमने बात की थी कि कहाँ से कहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगता है, कि दिल्ली से सिंध पहुँचने में तो 50 दिन लगते थे, पर संदेश सिर्फ 5 दिन में पहुँच जाता था। ये बड़ी ही अजीब और बड़ी अच्छी बात है कि डाक व्यवस्था इतनी उन्नत थी कि जहाँ इंसान 50 दिन में पहुँच रहा है दिल्ली से सिंध, संदेश सिर्फ 5 दिन में पहुँच रहा है। और इब्न बतूता ने ये भी लिखा है कि घुड़सवार जो डाक व्यवस्था थी उससे पैदल डाक व्यवस्था का संदेश जल्दी पहुँच जाता था। तो इससे हमें पता लगता है कि भारत की डाक व्यवस्था कितनी उन्नत थी। तो ये 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि भारत की डाक व्यवस्था के बारे में इब्न बतूता ने क्या लिखा है। और उलूक और दावा, उलूक घुड़सवार डाक व्यवस्था और दावा जो पैदल डाक व्यवस्था में हर 3 मील पर एक स्टेशन होता था। उसके बाद बात करते हैं भारत में दास प्रथा। दास प्रथा के बारे में इब्न बतूता ने लिखा है कि उस समय भारत में भी दास प्रथा बहुत ज़ोरों पर प्रचलित थी। दास जो है खरीदे और बेचे जाते थे। आम से आम इंसान भी अपने पास दास रखते थे। ज़्यादा से ज़्यादा दासों को, गुलामों को अपने पास रखना जो है ये रेपुटेशन का सिंबल था, यानी कि जितने ज़्यादा गुलाम हैं व्यक्ति उतना ही हाई लेवल का माना जाता था। इब्न बतूता ने इस बात को प्रूव करने के लिए लिखा है कि जब वो सिंध में गया, सिंध से वो दिल्ली जा रहा था सुल्तान से मिलने के लिए, तो उसने खुद भी काफ़ी गुलाम यानी कि काफ़ी दास खरीदे थे सुल्तान को उपहार में देने के लिए, यानी कि दासों को उपहार में देने का प्रचलन भी था। फिर उसने एक दरबार की बात बताई है कि एक बार सुल्तान के दरबार में एक धार्मिक उपदेशक था, उसने बहुत अच्छा उपदेश दिया था, तो उसके उपदेश से खुश होकर सुल्तान ने उसको 200 गुलाम दे दिए थे, 200 दास दे दिए थे। इससे पता चलता है कि दास प्रथा कितनी ज़ोरों पर थी। दासों को उपहार के रूप में देना, इनाम के रूप में देना एक आम बात थी। इसका मतलब दास प्रथा बहुत ही ज़ोरों पर प्रचलित थी। ये इब्न बतूता ने बिल्कुल खुलकर अपनी बुक रहीला के अंदर लिखा है। ये सारी बातें इब्न बतूता ने अपने नज़रिए से भारत में देखी
और उसने इनके बारे में लिखा। तो मैं एक बार जल्दी से इसको रिपीट कर देता हूँ। एक तो उसने भारत में डाकुओं के बारे में लिखा है कि डाकू यात्रियों पर हमला कर देते हैं। दूसरा, उसने भारत में नारियल और पान का वर्णन किया है। तीसरा, उसने भारतीय शहरों का वर्णन किया है। चौथा, उसने भारतीय बाज़ारों का वर्णन किया है। पाँचवा, उसने भारत की संचार या डाक व्यवस्था के बारे में लिखा है। और छठा, उसने भारत में दास प्रथा के बारे में लिखा है। तो इब्न बतूता ने भारत की यात्रा के दौरान जिन चीज़ों को जिस नज़रिए से देखा वो उसने अपनी बुक रिहला के अंदर लिखी, जिससे हमें उस समय की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन की कुछ बातें काफ़ी क्लियर हो जाते हैं कि उस समय पे कैसा था। तो इब्न बतूता के बारे में इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम अपने अगले यात्री फ्रांसवा बर्नियर के बारे में पढ़ेंगे और वो हमारा तीसरा और अंतिम यात्री हुआ इस चैप्टर का। मैं कोशिश करूँगा कि इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद मैं आपको एक क्विज़ भी डालूँ इस चैप्टर से रिलेटेड, ताकि आपने जो आप ये चैप्टर पढ़ा है, मेरी वीडियोस देखी हैं, उससे आपको क्लियर हो सके कि कितना आपने अचीव किया है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।